हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं डीमॉर्गन्स प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डीमॉर्गन्स थ्योरम। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आपको मिला होगा कि डीमॉर्गन प्रमेय से एक क्वेश्चन हर वर्ष आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेसिक से आपको चीजें बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, एक एक टॉपिक को समझते और नोट करते चलिए, कहीं पर स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं डीमॉर्गन प्रमेय। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक सम्मिश्र संख्याएं, दूसरा डीमॉर्गन प्रमेय। हमारे एग्जाम में डीमॉर्गन प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स का। और आपको डीमॉर्गन प्रमेय तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप सम्मिश्र संख्याओं के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं, तब हम पढ़ेंगे डीमॉर्गन प्रमेय। आज के इस लेक्चर में आप लोग ये जान पाएंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। और सम्मिश्र संख्या को समझने के लिए कुछ जो टर्म्स हैं जिनकी हमें जरूरत है वो आपको मैं बताऊंगा। उनके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको काल्पनिक संख्या के बारे में जानना होगा। आइए समझते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आइलर। आइलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। उसको सॉल्व करते समय उनके सामने प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नए नंबर को डिस्कवर किया जिसको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, जिनको हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। आइए जरा समझते हैं क्या है वो चीज। वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सॉल्व कर रहे थे। नॉर्मली अगर हम इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 लिखेंगे। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होगा? अगर हम यहां बोले x इक्वल टू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करने पर डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 4 -4 नहीं आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन तो नहीं होगा। अगर हम x इक्वल टू -2 को इसका सोल्यूशन बोल दें तो -2 का स्क्वायर करने पर भी +4 आएगा। इसका मतलब यह है कि ये -2 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 लिखा जाए और एक्स इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √/-4 लिख सकते हैं ना? आपको समझ आ रहा होगा। अब -4 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम -4 का स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर -4 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। अगर -4 का स्क्वायर रूट हम -2 लिखते हैं तो -2 का स्क्वायर करने पे -4 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। तो ऐसा उन्होंने किया क्या इसमें? उसको कहा इन्होंने कि ऐसे लिखिए, x इक्वल टू √4 लिख लीजिए और इसको √-1 लिख लीजिए। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +-2 और ये जो √-1 है इसको इन्होंने आयोटा नाम दे दिया और इसको सॉल्व करने पर x इक्वल टू +-2 आयोटा आने लगा। तो यहां पर नई चीज इन्होंने क्या बताई डियर स्टूडेंट्स कि ये जो √-1 है इसको इन्होंने i से रिप्रेजेंट कर दिया। इस आयु का पूरा नाम होता है डियर स्टूडेंट्स आयोटा। आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम आयोटा रख दिया गया है, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई की वैल्यू √-1 होती है। अब यहां पर आपको समझने की क्या जरूरत है? यहां पर क्या चीज ऐसी है जो आपको यहां पर समझनी है, आपको आगे ध्यान रखनी है? पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स की जब कभी रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ध्यान दो,
क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर, या अगर हम उसको हिंदी में लिखें तो उसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या भी कई लोग इसको कहते हैं। पहली चीज तो ये समझ गए। और उसको जब इस तरह की संख्या आ जाती है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं। ये जो 4 है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से आपको अगली चीज ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स की जो अंडर रूट -1 है उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखने की यहां पर आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने काल्पनिक संख्या को डिफाइन किया। कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान में रख लेना है कि अगर आप किसी नंबर के साथ आयोटा लगा देंगे, आई लगा देंगे, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर कहीं आपको दिखेगा तो वो भी काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि अंडर रूट 9 तो आप इसकी वैल्यू 3 बताएंगे, लेकिन रूट ओवर -9 तो इसको आप कैसे लिखेंगे, रूट 9 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स को आप लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर आपको अंडर रूट -5 लिखा हुआ है तो इसको रूट 5 आयोटा आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट -5 जो है डियर स्टूडेंट्स को हम क्या लिखेंगे, रूट 5 इंटू में अंडर रूट -1 तो रूट 5 यहां होगा और रूट -1 की वैल्यू आई हो जाएगी तो रूट 5 आई इसको हम लोग लिख पाएंगे। आई होप आपको इतनी बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने इसको डिस्क्राइब किया था, उन्हीं के सामने ये प्रॉब्लम आई। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आयोटा की डिस्कवरी की, जिसका यूज करते हुए हम लोग अपनी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उसका हम आगे चल के भी यूज करते हैं। तो क्या जान गए कि आई है जिसको आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने खोजा है, शॉर्ट में आयोटा इसको हम बोलते हैं। एंड आप ये भी जान लिए हैं कि ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू रूट ओवर -1 होती है। इसका यूज हम लोग कैसे कैसे कर पा रहे हैं अभी, जैसे अंडर रूट -5 है इसको हम रूट 5 आयोटा लिख पाएंगे, अंडर रूट -4 है इसको हम 2 आयोटा लिख पाएंगे, एंड सो ऑन। ये इसका यहाँ पर अभी सिंपल यूज है। जिस लेवल पर हमने इसको सीखा है उस लेवल पर अभी हम इतना ही यूज इसका कर सकते हैं। इतनी बात आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। धीरे धीरे अभी हम यहाँ पहुंचने वाले हैं। बोर बिल्कुल मत होइएगा, एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक सबको समझ में आएगा। बस ध्यान से बने रहिएगा, एग्जाम बहुत करीब है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारे मटेरियल मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स आई की घात टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स आई की घात, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ आई या पावर ऑफ आयोटा। कभी कभी आई की काफी बड़ी बड़ी पावर लिख करके सॉल्व करने के लिए आ जाता है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स की आई की पावर 302 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1/i की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसी पे हम यहाँ डियर स्टूडेंट्स चर्चा करने वाले हैं। ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताएंगे, कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे। बस ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे, लेक्चर को स्किप बिल्कुल मत करेगा। हाँ यार, अगर अभी तक आपने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको मेहनत से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो एक बार लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिए। और यार अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, कम से कम खुद तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो। बाकी हम क्लास कंटिन्यू रखते हैं, आई की पावर पर हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो आई की वैल्यू है वो अंडर रूट -1 होती है, ऐसा अभी हम लोगों ने सीख लिया है, ऐसा हमें बताया गया। अब जरा सोचो कि अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू पता करें तो क्या -1 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना सर, क्योंकि इस दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगी। अगला, अगर हम आई की पावर 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो भाई जाहिर सी बात है इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -i हो जाएगी। ध्यान दें सभी लोग, कैसे हो जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई तो आई ही रहेगा, तो कुल मिला के -i आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम i की पावर 4 की बात करें
इसको हम आई स्क्वायर का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो अब आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगी और -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 हो जाएगा। तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। अब जरा हम आई की पावर 5 की बात कर लेते हैं। इसको हम आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। अब और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम आई की पावर 6 की बात यहां पर कर लेते हैं। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आई की पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर हम कर सकते हैं। आई की पावर 4 +1 होगा, आई स्क्वायर -1, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, -1। ऐसे आई की पावर 7 की बात करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 का स्क्वायर आई की पावर 4 लिख दें हम लोग, इनटू में आई की पावर 3 लिख दें। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1। आई की पावर 3 की वैल्यू यहां निकाले हैं -i, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -i। ऐसे ही आई की पावर 8 की वैल्यू पता करें, तो आई की पावर 4 होल स्क्वायर लगा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जरा इस पर आप गौर करिए, जरा इस पर आप ध्यान दीजिए। आप यहां देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू या आई की पावर की वैल्यू हम यहां पर फाइंड कर रहे थे। आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ पैटर्न आपको यहां नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो। क्या पैटर्न नजर आ रहा है, आई की पावर देखो ये तो फिक्स है, आई की वैल्यू √-1 होती है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई क्यूब -i, फिर +1i और फिर प्लस आयोटा आई। जब हम आगे बढ़े तो -1 -i +1, तो इससे ये डियर स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो -1 आएगी, या तो +1 आएगी, या तो -i आएगी, या तो +i आएगी। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखो डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना हमारी बात को, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, आई की पावर आप कह सकते हैं। आई की पावर कितनी भी लग जाएगी, कितनी भी, छोटी पावर, बड़ी पावर, नेगेटिव पावर, आई की पावर की वैल्यू इन चारों के अतिरिक्त कुछ और नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। मींस आई की पावर कुछ भी लगी होगी, उसकी वैल्यू -1 +1 -i के अतिरिक्त कुछ और नहीं आएगी। इन्हीं चारों वैल्यूज को ही वो बार बार रिपीट करेगा। आई की पावर 103 लिखा हुआ है, तो या तो उसकी वैल्यू -1 या +1 या -i या +i आएगा, इसके अतिरिक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें ये पता चल जाता कि कब क्या आएगा तो कितना बढ़िया हो जाता। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दे लीजिए। ट्रिक क्या है कि आई की पावर 4 के लिखा होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, आई की पावर 4 के +1 की वैल्यू आई होगी, आई की पावर 4 के +2 की वैल्यू -1 होगी, आई की पावर 4 के +3 की वैल्यू जो होगी वो -i होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4k का मतलब है कि आई की पावर जो लगी है वो 4 का मल्टीपल है। मींस आई की पावर जो लगी है, आई की जो घात लगी है, अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आई टू दी पावर 16 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आई की पावर जो 16 डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है उस 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, इसी तरीके से अगला है कि जो आई की पावर लगी होगी अगर उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 बचता है उसकी वैल्यू आई आएगी, रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो -i आएगा। ये इसका कंसेप्ट है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, देखो है क्या कि जैसे आई की पावर 4k है तो 4 से पूरा कट गया, इसका मतलब आई की पावर 4 और पूरे की पावर k, अब इसकी वैल्यू 1 होती ही है, इसका मतलब पूरा 1 ही तो आएगा। अब आई की पावर हम 4k +2 की बात करते हैं तो आई की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब आई की पावर 4k का मतलब 1, आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो -1 आएगा ही। ऐसे ही आई की पावर 4k +1 अगर हम कहें इसको हम आई की पावर 4k इंटू आई लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो बचेगा कितना, आई बचेगा। तो उसी से फार्मूला ये बन गया है। जैसे इस वाले को अगर हम ये चाहें तो आई की पावर 4k इंटू आई की पावर 3 लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा आई की पावर 3, आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है, जैसा आप सभी लोगों को पता है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन आयोटा की पावर पर।
आप लोगों ने ये जान लिया कि आयोटा क्या होता है और आयोटा की जो पावर होती है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया, जान लिया। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। सारे टॉपिक को खूब ध्यान से समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी आप स्किप नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं ना, तो सारी चीजें, सारी मुश्किल आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं और आगे जो है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। इसलिए खूब बेहतरीन तरीके से, खूब ध्यान से टॉपिक को समझते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, क्या क्या समझ लिए आपने? नई चीज ये जाना कि आयोटा क्या होता है, आयोटा को आई से दिखाते हैं। दूसरी चीज जाना, आयोटा की वैल्यू -1 होती है। तीसरी चीज आपने जाना कि आई की वैल्यू, आई की जो पावर होगी, मतलब आई जो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं पावर ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ आई जो है वो क्या क्या होगा, +1, -1, ठीक है, माइनस आई प्लस आई, इन चारों में से कोई एक ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता है। और आपने ये जान लिया कि अगर आई की पावर जो लगा है वो 4k है, मतलब 4 का मल्टीपल है, तो वैल्यू 1 आएगी। अगर आई की पावर 4k + 1 इस फॉर्म में है तो वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। अगर आई की पावर 4k + 2 लिखा है तो वैल्यू -1 आएगी। आई की पावर 4k + 3 लिखा है तो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -i आएगी। ये अभी तक आप लोगों ने सीखा, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये आपका जो है आप कह सकते हैं कंक्लूजन है अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब मैं जरा बात करता हूं कि इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आएगा डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू, आप ध्यान देना सभी लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू दी पावर 19, तो क्या करेंगे इसको हम i टू दी पावर 4 होल की पावर 4 इंटू आई की पावर 13 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, 4 चौक 16 3 19, तो आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, r आई की पावर 19 है, इसको आई की पावर 4 इंटू 4 + 3 लिख सकते हैं, तो ये किस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आया वैसा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट्स आता है वो आता है आई की पावर पर, तो आई की पावर पर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। आई की पावर पर बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे आ गया एग्जाम में आई टू दी पावर 103, इसको लिखेंगे आई की पावर 4 होल टू दी पावर 20, 25 चौका 100 इंटू आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 वैल्यू -1 होती है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, इसको पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं। अक्सर उस ट्रिक पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसलिए उस ट्रिक को आपको बताता हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं जरा इसको इरेज करता हूं, अब धीरे धीरे करके हम लोग अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अब समय आ गया है कि आपको बताया जाएगा कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। अभी चैप्टर का नाम सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उस पर हमारी चर्चा नहीं चल रही थी। ठीक है, तो एक देखिए, जैसे कहीं लिखा डियर स्टूडेंट्स, आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102 प्लस आई की पावर 103 प्लस आई की पावर 104। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तुरंत बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये ट्रिक है, मैं भी बता रहा हूं कि क्या है ये ट्रिक। पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो इसके प्रत्येक टर्म से आपको आई की पावर 101 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आई बचेगा, यहाँ आई स्क्वायर बचेगा और यहाँ आई की पावर 3 बचेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका, देख रहे हैं आप लोग। तो आई की पावर 101 रहने दीजिए, यहाँ पर यहाँ 1 आ गया, यहाँ आई आ गया, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, -1 लिख लीजिए, आई क्यूब माइनस आयोटा होता है। अब ये देखो, ये दोनों सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आई की पावर 101 इंटू 0, तो फाइनली आ कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा कि आई की 4 लगातार घात जहां भी आएगी उसका सम हमेशा 0 हो जाएगा। मीन्स कहीं आई की पावर k प्लस आई की पावर k + 1
प्लस आई की पावर k प्लस 2 प्लस आई की पावर k प्लस 3 आपको देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको आप ट्रिक के रूप में नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, आई की पावर 504 प्लस आई की पावर 505 प्लस आई की पावर 506 प्लस आई की पावर 507। जिनको पता है वो डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 0, जिनको नहीं पता है वो बहुत देर तक करेंगे कैलकुलेशन। तो जहां भी 4 कंसेक्यूटिव लगातार घातें आएंगी उनका सम हमेशा आई की पावर में लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, आगे चल के इसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जान गए होंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है, आई क्या है, आई की घात पे क्या वैल्यू कैसे क्या होती है। आई के बिहाफ पर जो एक छोटी सी ट्रिक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब जरा हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सम्मिश्र संख्या पर। सम्मिश्र संख्या जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, जो हमारा चैप्टर का नाम है, अभी हम उस पर पहुंचे ही नहीं। तो जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, ये हम लोग यहां पर जानेंगे। ध्यान दें, तो कहते हैं ऐसी संख्या जिसे x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, ऐसी संख्याएं यहां लिख लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त किया जा सके सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देना, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें z से निरूपित करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हें हम किससे दिखाते हैं? z से, अर्थात z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे z इक्वल टू 5 प्लस 4i ऐसे लिखिए, या z इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 4 ऐसे लिखिए। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्प्लेक्स है, दोनों का मिश्रित रूप है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जो 5 है इसको आप कह पाएंगे कि ये रियल नंबर है। देखो 5 रियल नंबर है, लेकिन जिसके साथ आयोटा लग गया, अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ आयोटा लग जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म की होती है, या कुछ लोग इसको z इक्वल टू ए प्लस आई भी फॉर्म भी बोलते हैं, या कुछ लोग z इक्वल टू इसे u प्लस आई भी फॉर्म भी कहते हैं। तो ये लिखो या ये लिखो, सब एक ही चीजें हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि सम्मिश्र संख्या ऐसी संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो x प्लस आई वाई के फॉर्म के होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उनका मिश्रित रूप है, इसलिए इसका नाम सम्मिश्र संख्या कहा गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जरा आपको हम थोड़ा सा कुछ और भी यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई के अतिरिक्त लिखा है, जहां आई नहीं है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, हिंदी में वास्तविक भाग कहेंगे, जेड का वास्तविक भाग। वैसे ये जो आपको वाई दिख रहा है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या हिंदी में उसको बोलेंगे
जेड का काल्पनिक रूप, मतलब काल्पनिक पार्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब ये जो रियल पार्ट होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में जेड, जैसे इसका रियल पार्ट कितना है x है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम केवल आई एम या कहीं कहीं आई एम जेड लिखा रहता है, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म का होता है, और उस फॉर्म में दो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रियल पार्ट और दूसरे को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं एक छोटे से कंफ्यूजन की। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं z इक्वल टू 5 + 4 आयोटा लिख दिया गया, इसका कहा गया कि भैया इसका रियल पार्ट बताइए, तो बच्चे बताते हैं 5। अगर कहा गया इसका इमेजिनरी पार्ट जरा बता दीजिए, तो जब इसका इमेजिनरी पार्ट बता देते हैं तो स्टूडेंट्स 4 आयोटा लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट 4 आई नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, केवल और केवल 4 होगा, उसके साथ आई नहीं लिखा जाएगा। जैसे कोई और एग्जांपल, z1 इक्वल टू 3 - 5i लिखा गया। अब आपसे कहा गया इसका रियल पार्ट आप z1 लिखिए, तो आप 3 लिखेंगे, और अगर आप इमेजिनरी पार्ट आप z1 करते हैं तो क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, उसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या क्या होती है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे हमारे पास सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान देना सभी लोग, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है z इक्वल टू x + iy इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां कहें इफ, ध्यान दो हमारी बात को जरा ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा। अगर हम यहां कहें इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0, तो यहां से z इक्वल टू क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स iy, ये जो मिलेगा इसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, सीधे शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और अगर इसी में इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब z क्या मिलेगा हमको, z इक्वल टू x मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध वास्तविक प्योर रियल नंबर कहा जाएगा। इतनी बात आपको यहां पर समझनी थी। आई होप मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या क्या होती है, किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रियल पार्ट क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो उसे हम प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको हम प्योर इमेजिनरी पार्ट 0 उसको हम प्योर रियल नंबर के नाम से जानेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे z इक्वल टू आप लिख दिए 5i, तो ये क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। z इक्वल टू आपने केवल लिख दिया कितना 2, तो ये क्या है, प्योर रियल नंबर है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस लेक्चर में मैंने स्टार्ट करा समित संख्याएं एवं द्विमात्र प्रमेय, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को समझाया। आई होप सारे टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। फिर मैंने आपको आयोटा की जानकारी दी, आई की पावर के बारे में डिस्कस किया, उसका कुछ ट्रिक आपको बताया, उस पर जो प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में जिस तरह की पूछी जाती हैं उस पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा करी। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि समित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, समित संख्या केवल जाने हैं, समित संख्या कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, कोणांक और मापांक जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं
और डीमार प्रमेय से डियर स्टूडेंट्स तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके पेपर में, जो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बेहतर तरीके से लगातार जब अगर आप क्लास लेते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सारे टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक देखा है, सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के उस क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर से जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं जितना भी पढ़ाऊं थोड़ा ही पढ़ाऊं, लेकिन वो जितना मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको समझ में आना जरूरी है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए या नहीं आए। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक लेक्चर को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दो, और एक बार अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।